दोस्तों कहते हैं कि अगर सऊदी अरब जाना तो कोई गलत काम मत करना, और दो काम तो बिल्कुल मत करना। एक ये कि वहाँ के जो अरबी होते हैं उनकी बेटियों के साथ, उनकी पत्नियों या महिलाओं के साथ कोई अनैतिक संबंध मत बनाना, जोर जबरदस्ती मत करना। और दूसरा ये कि किसी की हत्या मत करना। अगर ये करते वहाँ पर पकड़े गए तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। लेकिन दोस्तों एक हिंदुस्तानी लड़का जो कि 2011 के आसपास सऊदी अरब जाता है, और वहां पर जाने के बाद दोस्तों वो टॉप लेवल के ये दोनों काम करता है। एक तो वहां पर शेख के परिवार के महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाता है, और दूसरा किसी के हत्या की षड्यंत्र भी रचता है। लेकिन कमाल की बात है कि दोस्तों इकलौता एक ऐसा वो शख्स था जो सऊदी अरब में ये काम करता भी है और उसके बाद वापस सकुशल अपने देश भी आ जाता है। दोस्तों आखिर वो कौन था और क्या है कहानी? तो बहुत ही दिलचस्प कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अगर अरब कंट्री जैसे जो कानून है वो हमारे देश में लागू हो जाए तो सरकार को रोज हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रोज कम से कम 80 से 90 लड़कियों के साथ रेप होता है, 80 से 100 के बीच लोगों का मर्डर होता है। इसके अलावा नाजायज संबंधों की कोई गिनती ही नहीं है, नशे का कारोबार है, चोरी है, डकैती है। ये सारी चीजें रोज यहां पर हजारों की संख्या में होती हैं। लेकिन दोस्तों लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, कुछ लोग मामूली सजा पाते हैं, कुछ लोग तो बिना सजा पाए ही छूट जाते हैं। फांसी किसी की नहीं होती। लेकिन अगर ये सारे काम अरब कंट्री में कर दिए तो दोस्तों फिर आपको ऊपर वाला बचा ही नहीं सकता, खुलेआम आपको चौराहे पर फांसी दे दी जाती है। और इसीलिए यहां से लाखों मजदूर वहां पर जाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई एक सुई तक चुरा कर नहीं लाता, क्योंकि कहते हैं भैया अगर चोरी करते भी पकड़े गए तो कम से कम हाथ तो काट ही लेंगे। तो इसीलिए लोग वहां पर बहुत सावधान रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश से लड़का जिसका नाम गुलाम मोहम्मद होता है, 2011 के आसपास वो सऊदी अरब के अल उला एक शहर है, उस शहर में जाता है काम करने के लिए। दोस्तों वो घरेलू नौकर के रूप में काम करने के लिए जाता है और एक शेख के यहाँ काम करने लगता है। जो शेख था उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास 4 पत्नियां थीं। जो सबसे बड़ी पत्नी थी उसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास थी, और जो सबसे छोटी पत्नी थी उसकी उम्र भी 20-21 साल के आसपास थी। बड़ी पत्नी के पास 4 बच्चे थे, और उन 4 बच्चों में एक सबसे बड़ी बेटी जो थी वो 15 साल की थी, बाकी 3 जो है छोटे छोटे बच्चे थे। इसके अलावा भी जो 3 पत्नियां थी उनके पास भी बच्चे थे, 2 के पास 2-2 बच्चे थे, एक के पास 1 बच्चा था। तो शेख जो है उसकी 4 पत्नियां थी, चारों पत्नियों के साथ रहता था। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब का एक कानून है कि आप शादी तो 4 कर लिए, लेकिन उन चारों के साथ एक समान व्यवहार करना पड़ेगा, एक समान प्यार करना पड़ेगा, एक समान सुख सुविधाओं के साथ रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई एक समान ही प्यार करेगा, एक समान व्यवहार करेगा, तो दोस्तों उसे 4 शादी करने की क्या जरूरत है? जब चारों से एक ही तरीके का प्यार रहेगा तो एक ही शादी में गुजारा कर लेगा। लेकिन जो शेख था उसने 4 शादी कर रखी थी, लेकिन कानून अपनी जगह पर था। वो सिर्फ अपने छोटी पत्नी के साथ रहता था, बाकी की तरफ वो देखता भी नहीं था। कभी कभार उनकी सुध ले लेता था, या फिर त्योहार वगैरह में, रमजान वगैरह में सारे लोग इकट्ठे होते थे। चारों पत्नियां अलग अलग घर में रहती थीं। तो जो गुलाम मोहम्मद था वो उस बड़ी पत्नी के पास काम करने के लिए जाता है, वो उसकी नौकरी करने जाता है। लेकिन दोस्तों अब जो शेख था बूढ़ा हो चुका था, वो चारों का बराबर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसीलिए कोई उसे फोन करती कि ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, तो वो गुलाम मोहम्मद को ही भेज देता और कहता कि भाई जरा उधर जाके देख ले, उधर जाके देख ले, क्योंकि वो भी ऑलराउंडर था, हर काम कर लेता था, ड्राइविंग कर लेता था, फर्नीचर काम, बिजली पानी सब काम कर लेता था। तो इसीलिए वो गया तो था बड़ी बीबी की नौकरी करने के लिए, लेकिन अब वो चारों के बीच में फुटबॉल की तरह इधर उधर अपना, उसे लोग जहां भी बोलते वो उधर उसे जाना पड़ता था। अब उसकी ड्यूटी तो 8 घंटे की थी, लेकिन उसे 16 घंटे 18 घंटे की ड्यूटी बजानी पड़ती थी। लेकिन इसके बदले जो है उसे पैसे भी मिल जाया करते थे, क्योंकि जो पत्नियां थी बहुत अच्छी थी, तो वो उसे पैसे दे दिया करती थी। और चूंकि गुलाम मोहम्मद भी मुस्लिम भाई था तो इसीलिए वो लोग उसे
फ्रेंडली तरीके से बात करते थे और उससे व्यवहार करते थे। दोस्तों एक दिन की बात है, शेख जो था वो इंडिया घूमने के लिए आया हुआ था। तो वो गुलाम मोहम्मद को फोन करता है, जो कि सऊदी अरब में ही था। कहता है कि गुलाम ऐसा है कि जो तुम्हारी छोटी बीबी जी हैं, क्योंकि सबको बीबी जी ही बोलता था, तो उन बीबी जी के पास जाओ, जरा देखो वहां पर क्या प्रॉब्लम है, कुछ सामान वगैरह लाना है तो उसको तुम ले आओ। वो कहता है ठीक है। अब दोस्तों इतना कहकर वो जो है जाता है उसकी छोटी पत्नी के घर पर, जिसका नाम जन्नत होता है। अब जन्नत जो है दोस्तों, जैसे उसका नाम था, तो जन्नत मतलब स्वर्ग होता है, तो वो थी भी ऐसे ही, बड़ी खूबसूरत थी, जैसे स्वर्ग से सचमुच में कोई परी उतरकर जमीन पर आ गई हो। वो दोस्तों उसकी उम्र 21 साल की थी। एक उसका छोटा बच्चा था। तो वो उसके घर पे जाता है, दरवाजा बंद था, डोरबेल बजाता है, तो जन्नत दरवाजा खोलती है और उसके बाद गुलाम से कहती है, गुलाम अंदर आ जाओ। अब गुलाम जब ये बात सुनता है तो उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। फिर वो कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। फिर वो कहता है कि मुझे अंदर आने के लिए मना किया गया है। कहती है किसने मना किया है। तो वो कहता है शेख साहब ने मना किया है कि सभी घर में तुम जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस घर के अंदर एंट्री मत करना। वो कहती है क्या बात कर रहे हो, वो इंडिया में हैं, वो थोड़ी देख रहे हैं कि तुम घर के अंदर हो या बाहर हो, तुम अंदर आ जाओ। अब दोस्तों वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, वो देख ही कहाँ रहे हैं, जब ये बुला रही है तो अंदर जाने में हर्ज क्या है। वो जाता है अंदर और उसके बाद उसे एक सोफे पर बिठा देती है। उसके बाद वो अपना नकाब उतार देती है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। वहां पर कोई महिला अपना नकाब किसी पुरुष के सामने, गैर पुरुष के सामने नहीं उतारती। तो अपने चेहरे से नकाब हटाकर उससे कहती है कि गुलाम, जो तुम्हारी बड़ी बीबी जी हैं, बड़ी मालकिन हैं, उनके साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है। अब इतना सुनते वो घबरा जाता है, कहता है कि जो रिश्ता आपके साथ है वही रिश्ता मेरा उनके साथ भी है। मैं नौकर उनका भी हूं, नौकर आपका भी हूं, आप दोनों ही मेरे मालिक हैं। तो वो कहती हैं अच्छा। उसके बाद वो मोबाइल निकालती है और कहती है कि फिर ये क्या है। अब जैसे वो मोबाइल का स्क्रीन देखता है दोस्तों, वो एकदम पसीना पसीना हो जाता है। उसके सामने मौत का काला अंधेरा नजर आने लगता है, क्योंकि उसने जो चीज किया था और जो सबूत उस फोन में था, जाहिर सी बात है कि वो उसको मौत के फंदे तक ले जाने के लिए काफी था। क्योंकि दोस्तों पिछले 1.5 सालों से गुलाम और उसकी बड़ी मालकिन के बीच में गलत संबंध चल रहा था। दोनों कई बार वो संबंध बना चुके थे। तो वो सारी चीजें दिखाती है और कहती है कि अब सच सच बताओ कि ये कब से चल रहा है और ये तुम क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों सारी बात बता देता है। एक दिन की बात है कि वो बच्चों को मदरसा छोड़कर आता है और उसके बाद जब घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बड़ी मालकिन जो है वो रो रही थी। जब वो उनके पास गया तो बोलता है कि क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं। तो दोस्तों वो कहती हैं कि इससे तुम्हें क्या लेना देना। कहता है कोई बात नहीं, सॉरी, मैंने आपसे पूछ लिया। गुलाम कहता है कि जैसे ही मैं पलटता हूं ये बात कहकर, तैसे ही वो मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और उसके बाद कहती हैं कि गुलाम, क्या मैं अच्छी नहीं हूं। तो गुलाम कहता है कि आप तो बहुत अच्छी हैं, आप में कोई कमी नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं पिछले 6 सालों से ये जानती ही नहीं कि मर्द क्या चीज होता है और पति क्या चीज होता है। क्योंकि जब से मेरा ये छोटा बेटा हुआ है दोस्तों, बड़ी बेटी 15 साल की थी, 3 उसके बेटे थे, सबसे छोटा बेटा 6 साल का था। वो कहती है कि जब से ये हुआ है, वजूद में आया है, उसके बाद से कभी उसने मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाया, कभी उसने पति वाला फर्ज नहीं निभाया। तो मैं एकदम तड़पती हूं दिन रात, और कहां जाऊं, मेरे हाथ में कोई अधिकार भी नहीं है। मैं पति की इजाजत के बिना कहीं घूम नहीं सकती, टहल नहीं सकती, कहीं और जाकर एंजॉय नहीं कर सकती। अभी मेरी उम्र मात्र 38-39 साल की है। मैं पिछले 5-6 सालों से ऐसी ही पड़ी हूं, तो मुझसे और नहीं तड़पा जाता और मैं बहुत दुखी हूं। अब तक मैं कोई गलत कदम इसलिए नहीं उठा रही थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मैं चली गई तो वो क्या करेंगे। लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो खुद को संभाल सकते हैं, खुद का ख्याल रख सकते हैं। तो अब मुझसे सहा नहीं जाता, ये नर्क भरी जिंदगी मुझसे नहीं झेली जाती। मैं 1-2 दिन में अपनी जान दे दूंगी। अब ये कहकर जो है
वो गुलाम के सीने से लिपट जाती हैं और उसके बाद गुलाम भी खुद को रोक नहीं पाता। गुलाम कहता है कि फिर मुझे उनके ऊपर दया आ गई और उसके बाद फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए और उसके बाद हमारे बीच सब कुछ हो गया। और उसके बाद जो बड़ी मालकिन थी उन्हें बहुत खुशी मिली और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, एक दूसरे के फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजने लगे। अब जब भी उनको मौका मिलता है वो मुझे बुला लेती हैं और फिर मैं उनकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। उन्हें खुशी मिलती है और सच बताऊँ तो मुझे भी खुशी मिलती है, लेकिन सिर्फ मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। अब दोस्तों, जो बड़ी मालकिन थी और गुलाम था, इन दोनों के बीच में जो है मैसेज के जरिए बातचीत होता था और ये जो मैसेज थे वो किसी तरीके से उस जन्नत के हाथ लग जाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेती है। उसके बाद यही चीज़ वो गुलाम को दिखा रही थी। अब गुलाम दोस्तों डर के मारे कांप रहा था कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि उसने जो अपराध किया था, जाहिर सी बात है कि अब इसी के हाथ में था कि ये दोनों बच सकते थे या फिर दोनों की मौत निश्चित थी। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। फिर जन्नत कहती है कि फिर यही काम तो तुम उन दोनों के भी साथ करते होगे जो वो दोनों मालकिनें हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं उनके साथ नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात है कि वो भी परेशान रहती हैं। वो भी जो है सेठ जी जो हैं, सर जी जो हैं, उनके व्यवहार से वो भी काफ़ी दुखी हैं। तो उनके पास भी शायद वो साल 2 साल जब से मुझे आए हो गए तब से मैंने देखा कि वो वहाँ भी नहीं गए हैं और फिर वो जो है सिर्फ आपके साथ रहते हैं। अब दोस्तों, जन्नत के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। तुम्हारे सर कहाँ गए हैं? वो कहता है कि वो तो इंडिया गए हैं, किसी बिजनेस टूर के सिलसिले में गए होंगे। वो कहती है तुम गलत सोच रहे हो। वो जो है नंबर 1 का अय्याश आदमी है और अय्याशी करने के लिए वो इंडिया गया हुआ है। उसका मुझसे भी मन भर चुका है, हम सारे लोगों से उसका मन भर चुका है। उसका काम ही यही है। हम लोग परेशान हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि जो भी दौलत थी, जो भी सारी प्रॉपर्टी थी, वो इनके पिताजी की बनाई हुई है। इन्होंने बहुत कुछ भी नहीं बनाया है। अब दोस्तों, जो शेख थे उनका जो मेन बिजनेस था वो था बंदरगाह पर। उनके पास 4 शिप थे किसी जमाने में, लेकिन उनमें से 3 शिप जो है वो अय्याशी के पीछे बिक चुके थे। सिर्फ एक शिप बचा था जिसका महीने का 70 लाख रुपए के करीब किराया आता था और उसी से उन लोगों का खर्चा चलता था। जो भी था, जो अस्थाई मकान वगैरह थे वही प्रॉपर्टी के नाम पर था, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर वो कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं था। और अपनी हवस मिटाने के लिए वो शेख अक्सर जो है दूसरे देश चला जाया करता था, क्योंकि सऊदी अरब में रहकर वो काम ये नहीं कर सकता था। तो इन सब चीज़ों से वो दुखी थी। वो कहती है कि ठीक है, तुम बच सकते हो, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कहता है कि क्या करना पड़ेगा? वो कहती है कि तुम्हें जो है, शायद अल्लाह भी यही चाहते हैं कि इस आदमी का अब खात्मा हो, इसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तो तुम जो है हमारे खातिर, हमारे बच्चों के खातिर, और तुमने जो अपराध किया है उससे बचने के लिए भी तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अपने मालिक को तुम्हें रास्ते से हमारे हटाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी जान लेनी पड़ेगी। अब जैसे ये सुनता है दोस्तों, वो तो बौखला जाता है। वो कहता है मैडम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? आप जानते हैं यहाँ का कानून कितना कठोर है, ये करने के बाद तो मेरा सीधा जो है वो सर कलम कर दिया जाएगा। वो कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, अगर तुम पकड़े भी गए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी तो फिर सरकार भी को भी तुम्हें माफ़ करना पड़ेगा। वो कहता है कि आप तो माफ़ कर देंगी, लेकिन वो जो तीनों लोग हैं वो मुझे कैसे माफ़ करेंगी? तो वो कहती है तुम उन तीनों की चिंता मत करो, वो तीनों भी यही चाहती हैं, क्योंकि हर कोई उससे दुखी है, उसकी आदतों से हर कोई दुखी है। अब दोस्तों, जो गुलाम था अरबी भाषा भी जानता था, क्योंकि उसके चाचा बहुत दिनों तक सऊदी अरब में काम किए थे। तो अपने गांव में ही वो बेसिक अरबी जो थी बोलचाल की भाषा, वो उनसे सीख चुका था। इसीलिए उन लोगों से बातचीत करने में उसे आसानी हो जाती है। तो वो बड़े हैरत में पड़ जाता है, बोलता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो कहती है कि अगर ये काम नहीं कर सकते तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर ये काम तुम कर दिए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब दोस्तों सोच में पड़ जाता है, कहता है कि ठीक है, लेकिन ये काम तो आप लोग खुद भी कर सकती हैं। वो कहती है, जन्नत कहती है कैसे कर सकते हैं हम लोग? कहता है सिंपल सी बात है, आपके पास 4-4 घर हैं, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं,
किसी भी सीढ़ी से धक्का दे दो, लुढ़क के सीढ़ियों से आएंगे नीचे, वैसे भी जान चली जाएगी। तो फिर इस तरीके से और कोई और तरीका अपनाने की जरूरत क्या है। अब दोस्तों ये प्लान बन जाता है और इसमें जो है बाकी जो तीनों महिलाएं थी उनका भी योगदान रहता है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, बच्चों के खातिर कम से कम ऐसा काम तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। दोस्तों अब इधर जो है प्लान बनने लगा कि चलो ठीक है, जैसे वो इंडिया से वापस आता है उसके साथ ये काम कर दिया जाएगा। अब ये लोग जो प्लान बना रहे थे, शायद अल्लाह भी यही चाहते थे, ईश्वर भी यही चाहते थे कि ये जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं और उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए। वो 3-4 दिन इंडिया में रहा और उसके बाद फिर मलेशिया में चला गया वही काम करने के लिए। और 3-4 दिनों के बाद फिर ये खबर आती है कि मलेशिया के एक होटल के कमरे में उस शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और जिस समय उसकी मौत हुई उस समय भी उसके साथ 2 लड़कियां थीं जिनके साथ वो रंगरेलियां मना रहा था। और दोस्तों जब मौत के कारणों का पता लगाया गया तो दोस्तों वास्तव में आप सोचेंगे कि जो उसके साथ हुआ वो सही हुआ। वो 2 लड़कियों के साथ रंगरेलियां मना रहा था और उनको संभालने के लिए वो शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन कर लिया था, पावर की गोलियों का इस्तेमाल किया था और जरूरत से ज्यादा खा लेने की वजह से, ओवरडोज होने की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो इन लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और दोस्तों उधर जो है ऊपर वाले ने उसका काम कर दिया, उसके करने का फल स्वयं ही उसे दे दिया। अब दोस्तों उसके बाद जो है सारे लोग संतुष्ट होते हैं और कुछ दिन तो वो रहता है, लेकिन फिर एक दिन वो सोचता है कि यार इस जन्नत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं ये क्या करे, क्योंकि औरतों का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी वक्त वो उसे फंसा सकती है, अपने फायदे के लिए और कहीं इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए एक दिन कहता है कि अब तो मैं अपने गांव जाऊंगा, क्योंकि 2.5-3 साल मुझे होने जा रहे हैं, मेरे माता पिता की तबीयत खराब है। और उसके बाद जो है वो सारे लोग उसे कुछ ना कुछ उसे धन दौलत देकर वहां से भेजते हैं और कहते हैं कि जब तुम आना तो यहीं पर आना। लेकिन दोस्तों गुलाम इतना बेवकूफ़ नहीं था, एक बार हिंदुस्तान आ गया उसके बाद फिर कभी वो सऊदी अरब नहीं जाता है। आज वो बहुत अच्छे तरीके से अपने गांव में रह रहा है, अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ रह रहा है। लेकिन दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि गुलाम ने जो बड़ी मालकिन के साथ किया, क्या उसने सही किया या गलत किया? जो उसने जन्नत के साथ किया, क्या उसने सही किया या गलत किया? आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। और जो शेख के साथ ऊपर वाले ने किया, क्या वो सही था या गलत था? तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।